जय हिंद स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं। हाँ, इसका कारण आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे कि 16 अगस्त से स्कूल खुल गया। सभी स्कूल बिहार में 16 अगस्त से खुल गए हैं और स्कूल खुलने की वजह से थोड़ा समय में परेशानी आ रही है। समय नहीं मिल पा रहा था, अभी आपके लिए समय निकाले हैं और जो प्रॉमिस आपसे हम किए हैं वो याद रखिए, एकदम भूलेंगे नहीं। जो सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण और मेन कोर्स बुक जो 10th क्लास का है, 10th क्लास का मेन कोर्स बुक और 12th क्लास का, तो ये आपका कंप्लीट कराएंगे हम निश्चित रूप से। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे केमिस्ट्री है, मैथ है ना, 8th क्लास का भी मैथ है, ये सब एज यूजुअल आपके आते रहेंगे। व्यवधान है, जीवन है तो परेशानियां हैं तो थोड़ा सा कष्ट होगा और उन कष्टों से निकलना ही इंसान का फर्ज होना चाहिए कि किस तरह से हम उन पर विजय प्राप्त करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, ठीक है। जैसे कवियों ने तुलना किया था, नदी क्या है, जीवन है, जीवन क्या है, नदी है, झरना है ना, वो बहते रहता है। रुक जाने का मतलब मृत्यु है, तो हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो इसी क्रम में आज से उपस्थित हैं आपके सामने और आज हम लोग अभी थोड़ा सा चैनल के बारे में समझ लेते हैं कि जो टाइम टेबल स्कूल खुलने की वजह से जो समय में आपका रूटीन में बदलाव हुआ है, वो आपके वीडियो अब कब आएंगे, कितने बजे से आएंगे, इसके बारे में आप जान लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो 10 बजे आता था, 10 बजे हम लोग प्रतिदिन इंग्लिश वाला करते थे, वोकैब क्लास था और इंग्लिश ग्रामर का, वो वीडियो आपका अब शाम को 4 बजे आएगा। शाम को 4 बजे इंग्लिश का जो कि ऑल क्लास के लिए है, उसमें सेम उसी तरह से रूटीन आपका कि 3 डेज व्याकरण ग्रामर और 3 डेज वोकैब्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 4 PM डेली। और 6 PM जो 1 बजे आता था 9th क्लास का और 8th क्लास का, तो 1 बजे वाला जो है वीडियो अब आपको 6 बजे आएगा। 6 बजे 8th क्लास का जो मैथ चल रहा था, 8th क्लास का मैथ और 9th क्लास का केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, ये सब जो सब्जेक्ट है वो 9th और 8th 3 दिन करके दिया गया था। हाँ, मैथ में 8th क्लास का मैथ में जो टेस्ट था वो संडे को ही रख दिया गया अब, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 6 बजे 6 PM, 4 PM 6 PM। और एक आता था 7 बजे है ना, 7 PM, वो 10th क्लास का था, जिसमें संस्कृत हम लोग पढ़ते थे, ग्रामर वो ऑल क्लासेज के लिए था, संस्कृत ग्रामर। और मैथ और ये क्या था, फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, ये दोनों आता था आपका 7 बजे। और वो वीडियो अब 1 घंटा एक्सटेंड हो गया है आगे, वो 8 बजे आएगा, 8 PM है ना, 8 PM शाम को 8 बजे। तो इस तरह से आपका वीडियो का शेड्यूल हो गया, 4 PM 6 PM एंड 8 PM। 4 PM इंग्लिश एंड वोकैब्स, ग्रामर एंड वोकैब्स, 6 PM 8 और 9 एंड 8 PM 10th क्लास एंड इन संस्कृत ऑल क्लासेज, ठीक है, संस्कृत व्याकरण का है। और एक और परिवर्तन किया गया है, सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, प्रत्येक सैटरडे छुट्टी रहेगा, कोई वीडियो नहीं आएगा। सैटरडे को आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे 1 सप्ताह का, संडे को आपका टेस्ट होगा। जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये टोटल संडे को इसी शेड्यूल में 4, 6 और 8 जो टाइम आपका वीडियो का है, इसी शेड्यूल में हम लोग संडे को टेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये आपकी सूचना थी और मन से पढ़िए, क्योंकि आप जान रहे हैं CBSE जो है अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल, सिलेबस का शेड्यूल, सारा चीज़ परिवर्तित कर चुका है। अभी सितंबर में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, सितंबर अक्टूबर दिया गया है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एंड फाइनल एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल डेट आता है, डेट शीट आएगा, नज़दीक आता है तो सितंबर में जैसा अभी उम्मीद है कि 18 या 20 तारीख से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और एकदम अटेंशन में रहना आपको ईच एंड एवरी एग्ज़ाम के लिए, टोटल एग्ज़ाम के लिए। 10th और 12th के बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं वो ये भूल जाएं कि हम फाइनल एग्ज़ाम में खूब मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, जी नहीं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के भी मार्क्स आपके जुड़ेंगे फाइनल में नए पैटर्न में।
हाफ ईयरली एग्जाम में जो आप मार्क्स लाएंगे उसका 50% और फाइनल का 50%, इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार होगा बोर्ड का, फाइनल का। तो हाफ ईयरली उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जितना फाइनल है। आप बिल्कुल लेजी मत बनिएगा, हाफ ईयरली का जम के तैयारी कीजिए, ठीक है ना, कि हाफ ईयरली सितंबर में 18 या 20 तारीख से आपका होगा। तो ऑल सब्जेक्ट में भी ज़्यादातर हम संस्कृत के लिए कह रहे हैं, आप चैनल तो पर तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ हम लोग ऑफलाइन क्लासेज भी शुरू किए हैं, कोचिंग घर पर। तो यदि आप लोकल में हैं, डेहरी ऑन सोन बिहार, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कीजिए और जुड़िए। एकदम 10 से 15 दिन के अंदर में जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, उसमें वहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं पढ़े हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको तैयार करा दिया जाएगा। 30 अगस्त से ये ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, 30 अगस्त से, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई हम लोगों के चैनल के बारे में। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश ग्रामर में नाउन आप पढ़ चुके हैं। नाउन के बाद क्या आता है? जनरली आप पढ़े हैं, सुने हैं व्याकरण, तो नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन ना, नाम इसमें जुड़ा हुआ है बट प्रो लगा हुआ है, प्रोनाउन। तो आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, अक्सर होता है ना कि जानकारी के अभाव में हम गलती कर देते हैं, हमें जानकारी नहीं रहता है और इस टाइप की गलती करते हैं, बिल्कुल माइनर होता है, और वही गलतियां न हो इसके लिए आपको हमारा प्रयास है। प्रोनाउन के संबंध में कभी ईरर होता है, सेंटेंस होता है, क्या यूज करें, कहाँ ईज लगाए, कहाँ आर लगाए, किस प्रोनाउन के साथ, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, दोनों एक साथ आ गया किसी सेंटेंस में, तो हम अब वर्ब जो है वो किसका लगाएंगे। तो इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप गलती नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चलते हैं हम लोग कि अपना ईरर को सुधार करें। इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना होगा। जब जानकारी हमारे पास आ जाएगी तो हम वो गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल वहाँ पर एकदम एक्टिव रहेंगे, सावधान रहेंगे। तो देखते हैं हम लोग। एट फर्स्ट एडुफेस चैनल में वेलकम है आपका, आप सब लोगों का। और आज हम लोग देखते हैं प्रोनाउन में, ठीक है। वेलकम टू आवर चैनल एडुफेस्ट। और आज हम लोगों का जो देखिए आ गया प्रोनाउन, ठीक है, यही टॉपिक है। इसी टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि प्रोनाउन में किस टाइप की गलती करते हैं हम, कैसे प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, प्रोनाउन बना कैसे है, और प्रोनाउन में हम वर्ब का यूज कैसे करते हैं, कहाँ प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगाना है, नहीं लगाना है ना। ये सब बातों की जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन जो है वो सबसे पहले बना कैसे, ठीक है। देखिए प्रोनाउन जो है, ए प्रोनाउन इज, देखिए यहाँ पर ऊपर में, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ये तो डिफाइन हो गया। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। नाउन संज्ञा, अब संज्ञा जो है वो बार बार एक ही पैसेज में आता है, तो बार बार हम संज्ञा की यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पर प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रोनाउन लैटिन वर्ड प्रो एंड नाउन, ये दो वर्ड से बना है, ये लैटिन वर्ड है प्रो एंड नाउन। तो प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स फॉर होता है। फॉर मतलब इन प्लेस ऑफ, आप जानते हैं ना, कहीं सिग्नेचर विग्नेचर होता है तो आदमी कहता है वो नहीं है ना, तो फॉर करके साइन कर दीजिए। फॉर मतलब उनके स्थान पर, ठीक है ना, फॉर। तो प्रो मीन्स हो गया फॉर, और नाउन मीन्स हो गया, नाउन मीन्स नेम, नेमिंग वर्ड। तो किसी नेम के स्थान पर जो आप प्रयोग करते हैं उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। किसी वर्ड को अगर आप नाउन नेम के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तो होता है प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है आपका आई, यू, ही, सी, इटीसी, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब क्यों हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? तो नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, पुनरावृत्ति समझते हैं, पुनरावृत्ति माने दोबारा आए, आवृत्ति हो दोबारा, तो दोबारा नाउन आ रहा है तो उसके बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्रोनाउन का डिफिनेशन के बाद प्रोनाउन के काइंड्स हैं, इसके भेद हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन
8 प्रकार के हैं, ठीक है। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं, ओके। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं जैसे कि क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। देखिए प्रोनाउन कितने हैं, 8 हैं, 8। पहला पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन, एक ही है, रिफ्लेक्सिव या इम्फेक्टिव प्रोनाउन। और थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाम याद रखेंगे। और इसका क्या क्या, इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग अभी आगे समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद थर्ड के बाद, है ना, थर्ड हो गया आपका। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखिए ये है फोर्थ। एंड फाइव में आपका यहाँ है, देखिए साथ में दिखाई दे रहा है आपको, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल समझते हैं, रेसिप्रोकल पढ़ चुके हैं आप, विपरीत जो होता है, उल्टा करते हैं, मैथ में जाने होंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन पांचवा है, ठीक है। 6 में है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव जो प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाने के लिए यूज होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 7वां है इंडेफिनिट प्रोनाउन और 8वां है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव जिससे संबंध स्थापित होता है। इस तरह से 8 प्रोनाउन के आप नाम समझे, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक कहते हैं उसको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अब कि अब एक एक करके हम लोग इस प्रोनाउन को समझेंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म को समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में इसका फॉर्म क्या है, कैसे यूज होता है, कैसे इसको समझते हैं और इसका डिफिनेशन क्या है ना, डिफाइन क्या है इसका। तो पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का वाक्य में, देखिए पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या अन्य वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वैसे पर्सनल में जानते होंगे आप व्यक्तिगत, है ना, पर्सनल व्यक्तिगत। जैसे इसका एग्जांपल है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, माई, मी, हीज, योर, इटीसी, और भी हैं, इतना ही नहीं है और भी हैं। अब यहाँ आई है, मी है, ही है, हीज है, ठीक है ना, दे है तो देम होगा। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में यूज होते हैं, ओके। कौन है पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या किसी से संबंध निकटता, जैसे माई बुक, तो वहां पर संबंध बताया, बुक और मेरे में दोनों के बीच में संबंध आया, तो यहां पर हुआ आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब इसका अभी तो समझे कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। अब पर्सनल प्रोनाउन के रूप हैं, अलग अलग विभिन्न रूप हैं पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे पहला है नोमिनेटिव, ऊपर देखिएगा नोमिनेटिव, दूसरा है एक्यूसेटिव माने ऑब्जेक्ट, तीसरा है पॉजेसिव जो संबंध होता है, और फिर प्रोनाउन, उसके बाद है लास्ट में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है निजवाचक, है ना, स्वयं के लिए, अपने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अब एक एक करके आप देख लीजिए नोमिनेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है। नोमिनेटिव माने एज वो एकदम सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वन, वी, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना, यू प्लूरल, और दे, ये हो गया आपका नोमिनेटिव प्रोनाउन। एक्यूसेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ये। मी, यू हमेशा ऑब्जेक्ट भी होता है सब्जेक्ट भी होता है। हिम, हर, इट, वन, अस, यू और देम, ये एक्यूसेटिव प्रोनाउन होता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव माने संबंध, जो रिलेशन पहले बताया ना कि निकटता किसी वस्तु या व्यक्ति से। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में जैसे माई हो गया, योर, हीज, हर, इट्स, है ना, ईट है तो इट्स हो जाएगा माने इसका, वंस, आवर, योर और देयर, दे का देयर होता है। उसके बाद प्रोनाउंस में इसका मी है तो माइन हो जाएगा, माइन, योर्स,
हीज, हर्स, इट का नहीं होता है इसमें, और आवर का आवर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स, मैंने उसका ऐसे करके आता है। और रिफ्लेक्सिव जो स्वयं के लिए बताया कि निजवाचक, तो स्वयं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें माई सेल्फ, माई सेल्फ मैंने स्वयं अपने लिए, योर सेल्फ मैंने तुम अपने लिए, हिम सेल्फ, सब ये स्वयं के लिए यूज होता है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब इनका यूज भी हम लोग समझेंगे आगे वीडियो में कि कैसे ये यूज किए जाते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। क्लियर बिल्कुल करना, नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा और आगे गलती भी नहीं करेंगे, बट ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे। और एक चीज़ है कि यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहले भी बार बार हम बोले हैं कि विद्या बांटने से बढ़ती है। यदि आपके थ्रू 2, 4, 10 लोग और समझ लेते हैं, है ना, तो मेरा तो खैर जो है ही, उन लोगों का ज़्यादा भला होगा, ठीक है। तो और आपका नाम भी लेंगे, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हुए आगे लेते हैं हम लोग कि आगे क्या दिया हुआ है। अब नॉमिनेटिव केस, देखिए केस आ गया। केस मीन्स जानते हैं क्या होता है? केस मीन्स होता है कारक, ठीक है, कारक। तो कारक जो 8 हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है ना, वोकेटिव केस, इसे पॉजेसिव केस, जो कारक के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नॉमिनेटिव केस वही जो पहला हुआ, यदि किसी प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता हो तो उन्हें नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। अगर प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में वो आता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपका। एग्जाम्पल, दे सा मेनी बिल्डिंग्स, तो यहाँ पर जो दे प्रोनाउन है वो किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है ना। दे क्या है? ये सब्जेक्ट है दे। तो यहाँ पर इसको हम केस में रखेंगे तो कहेंगे नॉमिनेटिव केस है, पॉजिटिव केस नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं होगा, नॉमिनेटिव केस है ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सेकंड है, ही सा वेयर व्हेन यू अराइव्ड, है ना, वी सा देयर व्हेन यू अराइव्ड, सॉरी सा नहीं वाज है, ही वाज देयर व्हेन यू अराइव्ड, वह वहाँ था जब आप वहाँ पहुँचे, ठीक है। तो ही जो हुआ प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के रूप में है, वहाँ कौन था? तो वह था, ये सब्जेक्ट, वहाँ रहने वाला काम जो सब्जेक्ट है ही कर रहा है। नाम भी लिख सकते हैं ना, तो उस नाम के जगह पर ही आया है, ठीक है, तो यही तो प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है कि अब इसको हम किस तरह से नॉमिनेटिव केस को समझेंगे कि और विस्तृत रूप से, कि क्या नॉमिनेटिव केस में वर्ब टू बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, वर्ब टू बी के कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है पूरक, ठीक है, पूरक माने उसको पूरा जो करता हो, सेंटेंस को पूरा करने वाले को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है किसी भी सेंटेंस में। तो वर्ब टू बी समझते हैं। वर्ब टू बी होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैं, शैल, विल, ये वर्ब टू बी होते हैं, जिनको हम हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सिलरी वर्ब। तो इनके रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, हु इज देयर, इट इज आई, नॉट मी, इट इज मी नहीं कहेंगे, आई कहेंगे। देखिए आई प्रोनाउन यहाँ यूज हुआ है, क्या है ये? नॉमिनेटिव केस है। तो हु इज देयर, इट इज आई, मैं हूँ, हिंदी हुआ मैं हूँ, तो मैं हूँ के लिए इट इज आई एम भी नहीं कहेंगे, आई एम, मैं हूँ। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मैं हूँ का इंग्लिश हम क्या बोलें, तो आई एम बोल देंगे, आई मैंने मैं, एम मैंने हूँ, तो ये गलत होगा। आई एम यदि कहते हैं आप तो ये गलत होगा, आई एम नहीं होगा, इसका क्या होगा? इट इज आई, ठीक है, इट इज आई का हिंदी हो गया मैं हूँ। वाज इट दे, नॉट देम, यहाँ देम यूज नहीं करेंगे, दे करेंगे, ठीक है। क्या वह वे थे? वाज इट दे। लेकिन अब इसमें भी ध्यान रखेंगे कि लेकिन अन्य क्रियाओं के साथ, जैसे वर्ब टू बी ना हो, ठीक है ना, वर्ब टू बी ना हो, दूसरा हो, जैसे मेन वर्ब हो, प्रिंसिपल वर्ब जिसको कहते हैं, मेन वर्ब हो, तो उन क्रियाओं के साथ एक्यूसेटिव केस में रखा जाता है।
अब इनको नॉमिनेटिव केस में नहीं रखेंगे, एक्यूसेटिव केस में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, दे किल्ड हिम, नॉट ही, यहाँ ही का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, है ना। ही करेंगे तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये वर्ब जो है ये कैसा वर्ब है, किल्ड, किल माने मारना, प्रिंसिपल वर्ब रीड, राइट, गो, ईट, है ना, किल, स्लीप, ये सब होता है प्रिंसिपल वर्ब। तो यदि प्रिंसिपल वर्ब के बाद आप यूज कर रहे हैं प्रोनाउन को, तो वहाँ पर एक्यूसेटिव केस में यूज करेंगे, और वर्ब टू बी के बाद अगर आप यूज कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे। क्लियर, इसमें गलती ना करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि आप वर्ब टू बी के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ला रहे हैं तो उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में रखेंगे, ठीक है ना। वर्ब टू बी, देखिए ईज है, यह ईज वर्ब टू बी है, इसके बाद आई आया है, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। और यहाँ देखिए किल्ड है, किल्ड, किल्ड क्या है, वर्ब टू बी नहीं है। जैसा हम पहले बताया अभी, ईज, आर, एम, वाज, वेयर, ये वर्ब टू बी होता है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इसके बाद एक्यूसेटिव केस में करेंगे, हिम करेंगे, ही नहीं लिखेंगे, हिम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। इसके बाद अगला एक्यूसेटिव केस, ठीक है ना। अब एक्यूसेटिव में जैसे अभी आया, जो हिम लिखे थे एक्यूसेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस नहीं था, तो उसके बारे में आपको अब समझना है कि एक्यूसेटिव केस के बारे में और विस्तार से जान लें हम लोग कि यदि किसी प्रोनाउन को, देखिए यदि किसी प्रोनाउन को किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उन्हें एक्यूसेटिव केस में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट है ना, कर्म, ऑब्जेक्ट समझते हैं, कर्म। तो कर्म के रूप में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो एक्यूसेटिव केस में होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप क्लियर करेंगे, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से कि कैसे अगर वो वर्ब के बाद आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो एक्यूसेटिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक्ड हिम, देखिए आई लाइक्ड हिम। अब यहाँ यदि कोई कर देगा आई लाइक्ड ही या हर, तो गलत हो जाएगा, आई लाइक्ड ही नहीं होगा, आई लाइक्ड हिम होगा। सी एब्यूज्ड देम, दे नहीं होगा, सी एब्यूज्ड देम, वह उन लोगों को गाली दी, ठीक है ना। तो ये देम और हिम क्या है, हिम और देम ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जैसे वह लाइक कर रहा है, मैं लाइक कर रहा हूँ, आई लाइक्ड, मैंने लाइक किया, पसंद किया, तो किसको किया, पसंद करने का फल हिम पर पड़ेगा, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया प्रोनाउन तो वहाँ एक्यूसेटिव केस का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब इसके नोट में है, नोट्स है कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑलरेडी पहले से जान लीजिए। मैंने राम को किताब दिया, क्लियर समझिएगा ध्यान से, मैंने मैं राम को किताब दिया, ठीक है। तो मैं राम को किताब दिया, तो यहाँ आप सेंटेंस में देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक राम है और दूसरा किताब है, ठीक है ना। हिंदी में लिख दें, मैं राम को किताब दिया, ठीक है। यहाँ ने जोड़ देगा तो आज ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने राम को किताब दिया, तो मैंने, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, किसको दिया किताब, तो राम को दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या दिया राम को, तो किताब दिया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मैंने सब्जेक्ट है, लेकिन राम और किताब ये दो ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या चीज़ है, देना, देखिए दिया, ये क्रिया है। तो क्या दिया, इसका फल किस पर पड़ रहा है, किताब पर, तो किताब हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए।
और राम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? डबल ऑब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस में दो कर्म होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कर्म मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया का फल जिस पर डायरेक्ट पड़ता है। तो देना क्रिया है, क्या दिया है भाई? तो किताब दिया है, तो किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आएगा कि किसको दिया है? तो राम को दिया है, तो राम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए। अब आपको समझ में आएगा ये कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखा जाता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है तो, किंतु वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? बहुत मार्केबल चीज है और ये अक्सर गलती होता है, गलती करते हैं आप, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई गेव हर ए बुक। आई गेव हर ए बुक, यहां दो ऑब्जेक्ट है, एक हर है और एक बुक है। मैंने उसको किताब दिया ना, तो बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर वर्ब के बाद क्या आ रहा है? वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए, गेव के बाद सीधे हर आ गया, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। आई गेव हर ए बुक, बस क्लियर हो गया सेंटेंस आपका, ओके है। लेकिन बट आई गेव ए बुक टू हर, आई गेव ए बुक, अब देखिए वर्ब है गेव, इसके पहले क्या, इसके बाद में क्या आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में आया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हर है इसके पहले आपने टू लगा दिया, टू। क्लियर है? लाइन ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए लाइन को मिटा दिया। आई गेव ए बुक टू हर, मैंने एक किताब उसको दिया। तो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया किताब, अब बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपने टू लगाया, प्रीपोजिशन लगा दिया। एनी डाउट? क्लियर हो गया? तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट सेंटेंस तो नहीं दिए जा सकते ना। अब इसी तरह से आप अदर सेंटेंस को समझेंगे कि यदि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नोट कर लेंगे, है ना? नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, बार बार वीडियो नहीं देखिएगा। ये मार्केबल, ये नोटेबल चीज़ होता है, नोट करके कॉपी में लिख लेंगे कि यदि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, और वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आपका सेकंड पॉइंट है, इसी में नोट में है ना, नोट का ही है ये सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रोनाउन हो, तो अभी तो इस सेंटेंस में दोनों था ही, तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हुआ था ना सेंटेंस में, आई गेव ए बुक टू हर ना, यहाँ ऊपर में है ना, तो क्या किए हैं अब? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रीपोजिशन आया। देखिए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसके बाद प्रीपोजिशन आया, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है नीचे, शी गेव इट टू हिम। इस वाक्य में ईट और हिम ये दोनों प्रोनाउन हैं, ईट और हिम दोनों प्रोनाउन हैं, और देखिएगा दोनों ऑब्जेक्ट भी हैं, ध्यान रखेंगे। तो ईट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा गया है। ऊपर देख लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, चलिए तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट में अब आया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, तो पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग देख रहे हैं ना, ये पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल इसका पहला, आवर इज ए ग्रेट कंट्री। देखिए आवर्स, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री,
हमारा बहुत महान देश है। दीज बुक्स आर नॉट माइन, दूसरा एग्जाम्पल है, दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये किताबें मेरी नहीं है। तो ये क्या हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर संबंध किया जा रहा है, संबंधवाचक। दीज बुक्स माने किताबें और हम में, ये सब किताबें, तो ये संबंध हुआ। आवर और कंट्री संबंध हो गया, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री हो गया और इसमें माइन हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। आगे है आपका नोट, इसमें नोट है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर एडजेक्टिव आ गया तो उसके बाद आप नाउन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना, स्ट्रक्चर है इसका कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन करेंगे, बट पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, तुम्हारा घर सुंदर है। और योर्स ब्यूटीफुल हाउस, देखिए योर्स के बाद क्या आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, अब हाउस नहीं आया। ब्यूटीफुल क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं ना, योर्स है उसके बाद ब्यूटीफुल आ गया। तो यहाँ पर योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर के बाद, योर क्या चीज़ है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद आप लिख दिए हैं क्या चीज़, नाउन आया है। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, तो समझ गए, आवर इज ए ग्रेट कंट्री, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री है, एग्जाम्पल्स है। और दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये किताबें मेरी नहीं हैं। चलिए नोट्स देख लीजिए इसका। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा अभी हम बताया आपको, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हुआ है, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है ना, तो आवर्स के बाद नाउन नहीं आया, यहाँ देख रहे हैं, सीधे इज आ गया। और दीज बुक्स, दीज के बाद बुक्स आ गया, नाउन आ गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, अगले पॉइंट में अगला जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब हम लोग समझेंगे और फिर इसका यूज होगा पर्सनल प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको एम्फेसिस के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एम्फेसिस मतलब स्वयं के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ही किल्ड हिमसेल्फ, इसमें कौन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन दो है, एक ही है और एक हिमसेल्फ है। तो ही क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस में आ गया, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ही पर्सनल प्रोनाउन, और हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद अब हम लोग वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है और फिर आगे हम लोग समझना है। अब अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। मेन पॉइंट अब आ रहा है आपका कि मान लीजिए कि एक ही सेंटेंस में अगर आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब आ रहे हैं, तो हम वर्ब जो है किसके अनुसार यूज करेंगे। मान लो आई और ही दोनों आ गया, तो ही के साथ इज लिखते हैं, आई के साथ आई एम लिखते हैं, तब हम वर्ब आई एम लिखेंगे कि हिज लिखेंगे। इन सभी रूल्स को हम लोग समझेंगे आगे। देखिए है रूल्स पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन का रूल्स है। ओके, अब इस रूल्स को समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो का वेट करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें अक्सर गलती होता है, देखिए सी है, मैंगोज है, शीला, ये सब नाउन है, तो ही, दे और सी पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो नाउन के अनुरूप प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है, जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पर्सन या नंबर, जेंडर और केस के अनुरूप होना चाहिए। जो वर्ब हम यूज करेंगे
तो उसके पर्सन के अनुसार होना चाहिए। अब पर्सन के अनुसार तो होना चाहिए, हम जान गए कि थर्ड पर्सन में इज आर लगाते हैं, सिंगुलर में इज और प्लूरल में आर, फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम लगाते हैं, सब हम जानते हैं। बट अगर किसी सेंटेंस में ये दोनों आ जाते हैं तब फिर क्या करेंगे, इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में इस सब को समझेंगे। देखिए इस तरह से है कि जब दो या दो से सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, है ना, या बोथ, महेश, गणेश, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा रूल्स है, ये सब रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, रोकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।